नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि रासायनिक बल गतिकी क्या होता है। उसके बाद में अभिक्रियाओं के औसत वेग के बारे में हमने वेग के बारे में, जिसमें औसत वेग, तात्क्षणिक वेग के बारे में हमने बात की थी। और थर्ड हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। आज हम जो एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वेग नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, दर व्यंजक भी कहते हैं। आज से हमारा टॉपिक चल रहा है वेग नियम या दर व्यंजक। इसे कहा जाता है रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन भी इसे कहा जाता है। वेग नियम क्या कहता है? वेग नियम ये कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है? अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की, अभिकारकों के सांद्रताओं के, अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। मीन्स हम अभिकारकों की जो सांद्रता है उसका अगर हम गुणनफल कर दिया जाए तो उसका गुणनफल करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा? वेग प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आपकी अभिक्रिया संतुलित है, यदि अभिक्रिया संतुलित है, यदि अभिक्रिया संतुलित है तो अभिकारकों के जो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक जो होते हैं, अभिकारकों के स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक, अभिकारकों के स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक, तो अभिकारकों के स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक उनके घातांकों के रूप में, उनके घातांकों के रूप में लिखे जाते हैं। घातांकों के रूप में लिखे जाते हैं। मीन्स रिएक्शन के अगर आगे, सभी अभिकारकों के आगे उनका स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक दिया गया हो तो वो उसकी सांद्रता के किस में चला जाएगा? घात में चला। जैसे समझिएगा इसको, अगर आपका अभिक्रिया का वेग है, पहली बात तो ये कहा गया है कि हमारा नियम क्या कहता है? नियम ये कह रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो माना हमने मान लिया कि हमारी एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया ये है कि A प्लस बी ने मिलकर क्या बनाया? C उत्पाद बनाया, इसका स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक x, इसका क्या है? y है। ठीक है, अगर हम बात करें अभिक्रिया के वेग की तो ये कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग है ये समानुपाती होता है किसके? अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल। तो A ब्रैकेट हो गया A की सांद्रता और B ब्रैकेट हो गया B की सांद्रता का, ये हो गया गुणनफल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज और मेंशन की गई है कि यदि अभिक्रिया आपकी कौन सी है? संतुलित अभिक्रिया है। संतुलित अभिक्रिया है मीन्स इनके आगे इनके स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है तो वो इनकी सांद्रताओं के घातों के रूप में लिखे जाते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है वेग नियम। क्या कहलाता है? वेग नियम कहलाता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये हमारा था वेग नियम। अगर हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग को हम लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग को हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इन शॉर्ट लिखे तो हम लिख सकते हैं ROR। क्या लिख सकते हैं? ROR,
या फिर आप इसको आर भी लिख सकते हैं, बराबर अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, इस नियतांक को हम कहते हैं के नियतांक लगा है, और ये हो गया के ए की पावर एक्स और बी की पावर हो गया वाई, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। सिंपल सी फंडा है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ए अभिक्रिया अभिकारक दो हैं, यहाँ पे ए अभिकारक है और बी अभिकारक है, सांद्रता रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट से, और अगर इनका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है तो इनकी पावर के अंदर इनके घात के रूप में लिखा जाता है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते तो हमारा एक नियतांक लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं के। अब यहाँ पर के क्या है, अब यहाँ पर के क्या है, के की अगर हम बात करें तो के यहाँ पर है, इसे आप कह सकते हो वेग स्थिरांक, के को हम वेग स्थिरांक कह सकते हैं, वेग व्यंजक कह सकते हैं, वेग समानुपातिक स्थिरांक भी कहा जा सकता है, वेग समानुपाती स्थिरांक भी कहा जा सकता है, और भी इसके नाम है, जैसे इसे हम वेग गुणांक भी कह सकते हैं। तो ये सभी किसके नाम है, के को आप क्या क्या कह सकते हो, वेग स्थिरांक कह सकते हो, वेग व्यंजक कह सकते हो, वेग समानुपातिक स्थिरांक कह सकते हो, या वेग गुणांक कह सकते हो। अगर हम बात करें कि ये जो के है पर्टिकुलर, तो इस के की इकाई क्या होनी चाहिए, तो के की इकाई के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाए कि ये नया टॉपिक हमारा क्या है, के की इकाई, क्या के की क्या होगी। अगर हम निकालना चाहें कि के की इकाई क्या है तो देखिए क्या क्या होनी चाहिए। हमारी रिएक्शन ये कहती है, क्या कहती है हमारी रिएक्शन ये कहती है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है ये बराबर होता है के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई के। हमें के की इकाई चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं के बराबर आर, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। बताओ लिख सकते हैं, किया क्या है, के की वैल्यू चाहिए तो ए की पावर एक्स और बी की वाई को हमने आर के अपॉन में लिख दिया है, और ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। हमें इकाई चाहिए, क्या चाहिए, इकाई चाहिए। अगर हमें इकाई चाहिए तो हम इसको तो एज इट इज रहने देंगे आर। आर हमारा क्या है, आर हमारा है अभिक्रिया का वेग, क्या है, अभिक्रिया का वेग। और हमने कल ही ये चीज सीखी है, पिछली क्लास में हमने बात की थी अभिक्रिया का वेग की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर हम बात करें सांद्रता की, तो सांद्रता की जो इकाई होती है ये होती है मोल प्रति लीटर, क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को किसके अंदर पुट करें, इसके अंदर, क्योंकि हमें किसकी इकाई चाहिए, के की, तो बाकी सारी इकाई आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आर की इकाई हमने लिखी क्या, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और अपॉन ए की पावर, तो सांद्रता, ए की सांद्रता हो गई मोल पर लीटर ए की पावर एक्स, और मोल पर लीटर पावर कितनी हो गई वाई। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रूल लग जाता है, वो रूल क्या लगता है कि अगर हमारी किसी रिएक्शन में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड जो है, यहाँ पे अपॉन में मोल पर लीटर बेस सेम है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर की पावर एक्स प्लस वाई, क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब हम आगे बात करें कि मोल प्रति लीटर एक्स की पावर एक्स प्लस वाई है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि एक्स प्लस वाई को हम लिख देते हैं एन, क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। तो यदि हम एक्स प्लस वाई को हम एन लिखें तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर, और पावर क्या चल जाएगी, एन चल जाएगी। अगर हम यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर को 1 माने और नीचे मोल पर लीटर की पावर को हम n माने, तो क्या होगा, यहाँ से जो मोल पर लीटर है ये पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर, होता ही है।
a की पावर 2 है और a की पावर 1 है, तो a की पावर को हम ऊपर ले जाए तो a की पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चली जाएगी और पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेम वही बेस सेम होता है तो पावर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर इस चीज को आप ऊपर भेजेंगे, अगर इस चीज को आप ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। पावर की अगर हम बात करें तो पावर हो जाएगा 1 तो ऊपर था और ये ऊपर n नीचे प्लस की पावर में था, ऊपर जाके माइनस की पावर में चला जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड पर। ये हमारी क्या है, k की इकाई है। इकाई बोलना चाहें तो आप इकाई बोल सकते हैं या फिर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं वीमा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान या वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा n है, यहाँ पर जो हमारा क्या है, n है, ये n क्या है, n है अभिक्रिया की कोटि, n है क्या, अभिक्रिया की कोटि है। अब अभिक्रिया की कोटि को हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। पहले हम सभी कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकालेंगे, k का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक बन गया क्या, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, विभिन्न कोटि की, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का, अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के लिए हम k का मान निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। किसकी कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान याद करना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें वेग स्थिरांक का मान निकालना है। तो शून्य कोटि n क्या है, हमारी कोटि है, तो हम इसमें n का मान क्या रखें, 0। n का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। किस में रखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण हम 1। समीकरण 1 में हम पूरा रखेंगे तो k की विमा क्या आ जाएगी, बोलो, मोल प्रति लीटर। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड पर। अगर आप 1 माइनस 0 करोगे तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये किसकी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये वही इकाई है जो अभिक्रिया के वेग की इकाई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम वेग स्थिरांक का मान निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, n का मान अब हमें यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। अगर हम इस समीकरण 1 में n का मान रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा मोल प्रति लीटर और 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा सेकंड पर। और आप जानते हैं कि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। किसी की भी पावर अगर 0 हो, चाहे 1000 की पावर भी 0 क्यों ना हो, उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास में वेग स्थिरांक जो बचेगा वो क्या बचेगा, ओनली सेकंड पर बचेगा। क्या बचेगा, ओनली सेकंड पर। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कितना होता है, सेकंड पर होता है। क्या होता है, सेकंड पर होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट बात करें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निकाले। द्वितीय कोटि की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान।
तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान रखना चाहें तो हम n का मान यहाँ पे कितना रख देंगे, n का मान रखेंगे 2। कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर हम यहाँ पे n का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 1-2 सेकेंड पर। और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मोल लीटर पावर -1 सेकेंड पर। जब ये पावर -1 इधर लगेगी तो आपका आंसर आ जाएगा मोल प्रति लीटर सेकेंड पर। ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए किसका मान आएगा, के का मान आएगा। अगर हम शॉर्ट में याद रखना चाहे तो प्रथम कोटि के लिए ओनली सेकेंड पर लगता है, शून्य कोटि के लिए वही अभिक्रिया का वेग मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड लगता है। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें तो मोल पे पर लग जाएगा और लीटर पे प्रति खत्म हो जाएगा। बस सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि कौन कौन सी अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मान होता है वह क्या होता है। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या मान होगा। चले आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हमारा हो गया के की विमा हो गई। अब बार बार ये वर्ड आ रहा है क्या, कोटि। कोटि क्या है, कोटि क्या है, तो कोटि क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ये बना लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बनाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम बनाते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या होती है, कुछ नहीं है, बस जो हमारे अभिकारक होते हैं इनकी सांद्रताओं की जो घात होती है, इन घातों का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो आप अभिक्रिया की कोटि के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि सभी सांद्रताओं की, सभी सांद्रताओं की घातों का, घातों का योग होता है। अरे घातों को जोड़ लो, अभिक्रिया की क्या आ जाएगी, कोटि आ जाएगी। घातों को जोड़ लो, अभिक्रिया की क्या आ जाएगी, कोटि आ जाएगी। एक नॉर्मल सी बात करते हैं। हमारे पास में एक रिएक्शन है, हमने माना ROR, R बराबर हमारे पास है J की पावर X, B की पावर Y और C की पावर Z। तो हमारी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन घातों को जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड। तो अभिक्रिया की कोटि n बराबर हो गया x प्लस वाई प्लस क्या हो गया, z हो गया। यही क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है, देखिए ये शून्य हो सकती है, प्लस हो सकती है, आप कह सकते हो भिन्न में भी हो सकती है, अर्ध कोटि की अभिक्रिया भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक नोट करके अवश्य लिखिएगा कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 या भिन्न भी हो सकती। 1, 2, 3 आप नहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पूर्णांक, भिन्न भी हो सकती। तो ये हमारा टॉपिक रहा आज का कि हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले कि वेग नियम क्या है और हमने डिस्कस किया अभिक्रिया की
के क्या होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, उसके बारे में बात की हमने, उसकी इकाइयों के बारे में बात की हमने, बात की अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, हमने क्या बात की, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो आए आज थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसपे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और क्वेश्चंस हम करते हैं, उसी से हमें आइडिया लगेगा कि इसका क्या होगा। चले देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आया है, पहला क्वेश्चन ये आया है कि एक अभिक्रिया है, क्या है, एक अभिक्रिया है, और अभिक्रिया है हमारे पास में है 2a + b गिव्स अस c उत्पाद आपको दे रही है, और इसके लिए अभिकारक अभिक्रिया का वेग आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है अभिक्रिया का वेग, और क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभी हमने बात की थी, हमने अभी बात की थी, क्या बात की थी कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इनकी सांद्रताओं की घातों का योग होती है, मानी x प्लस कितना होता है y, या x कितना है 2 प्लस y कितना है, देखो माइनस का 1, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 - 1 आपके पास कितना आया, आपके पास आंसर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। बताओ ये अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की हमारी क्या है, अभिक्रिया है। बस सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी, हमें वो एक रिएक्शन दी थी, उसका वेग दिया गया था, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे हमने दे रखा था a की घात और b की घात, और अभिकारकों की जो घात होती है उसका योगफल ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास में आंसर आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है, हमारे पास में है x + y, दो अभिकारक हैं x और y, इन्होंने क्या बनाया है, कोई उत्पाद बनाया है, और उसके लिए हमने अभिक्रिया का वेग दिया रखा है x की पावर a और y की पावर b। तो बताइए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो ये भी सिंपल सी बात है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है कि घातांकों का योग, क्या, घातांकों का योग ही अभिक्रिया की क्या होती है, कोटि होती है। घातांक क्या है यहाँ पर, x का घातांक है a और y का घातांक क्या है b, मतलब सांद्रता, x की सांद्रता की घात कितनी है a और y की सांद्रता की घात कितनी है b, तो आप घातांकों का अगर आप योग करेंगे तो हमारे पास आएगा a + b। बताइए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है a, रॉन्ग, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है b, रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन कह रहा है a × b, रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है a + b। तो घातांकों का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, जब मैं आपको पढ़ा रही थी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें हमने फर्स्ट जो आपका उसके अंदर सब टॉपिक पढ़ा था वो था अभिक्रिया की अभिकारक की सांद्रता, और उसके अंदर हमने एक बात लिखी थी, नोट लिखा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अभिकारकों की सांद्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन वही पूछा है कि एक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट चले हम बात करें, हमारे पास है एक वेग स्थिरांक है, क्या है, वेग स्थिरांक है। देखो हमारा वेग स्थिरांक हमने निकाला, कहाँ पे काम आ रहा है, वेग स्थिरांक दे रखा है मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड, और आपसे पूछा है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो आप के से ही निकाल सकते हो। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड कौन सी कोटि की अभिक्रिया का विमा निकली थी, शून्य कोटि की, कौन सी निकली थी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। नहीं तो आप वीडियो को वापस प्रीवियस करके आप इसको देख सकते हो। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा के का निकलता है वो निकलता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। बताओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकलता है, सेकंड पर। अगर हम बात करें द्वितीय कोटि के लिए क्या निकलता है, तो मोल प्रति लीटर सेकंड पर ये निकलता है। ठीक है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड किसके लिए होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक अभिक्रिया आपको दे रखी है N1A N2B। मेरी बात एक बात ध्यान से सुनना, इसका आपके क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है।
ये सिर्फ आपको वो जस्ट वो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं, हमें दे रखा है कि एक अभिक्रिया है, ये इसने उत्पाद बनाया, वेग समीकरण हमको दे रखा है के ए की पावर पी और बी की पावर क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, एक, तो आर बराबर हमको क्या मिला है, के, ए की पावर है पी और बी की पावर आपका क्या है, क्यू। तो आपको पूछा है कोटि क्या है, कोटि क्या होती है, अभिकारकों की घातों का योग, अभिकारकों की घातों का योग ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखिए पी प्लस क्यू यहाँ पे दे रखा है, पी माइनस क्यू गलत, पी प्लस क्यू ये रहा हमारा सही आंसर। बहुत सा इजी क्वेश्चन है, दिखने में टफ लग रहा है पर बहुत ज्यादा ही क्या है, आसान है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बढ़ा दो, क्या बढ़ाओ, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप बढ़ा दो तो अभिक्रिया की कोटि क्या रहेगी। इसमें आपसे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए, बढ़ेगी, घटेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कभी घटेगी और कभी बढ़ेगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ये गलत है। अभिक्रिया की सांद्रता अगर आप बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिकारक की क्या बढ़ाते हो, सांद्रता बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का क्या बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, कोटि की, और कोटि किससे निकलती है, कोटि निकलती है घातांकों के योग से, उसका तो अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कोई लेना देना है ही नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो दूर दूर तक अगर यहाँ पे पूछता कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो अगर आपसे ये कोटि ना देके वेग पूछता तो आप कहते कि वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वेग बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे वेग नहीं दिया, आपको यहाँ पे वेग नहीं दिया, आपको क्या दिया, अभिक्रिया की कोटि, और कोटि होती है सांद्रताओं की घात। तो कोटि क्या होती है, सांद्रताओं की घात, और सांद्रताओं की घात का तो किसी से पृष्ठीय क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं, अतः ये आपकी क्या रहेगी, अप्रभावित रहेगी। क्या रहेगी, अप्रभावित रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रिएक्शन है H2 प्लस Br2 gives us 2HBr। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। आपको वेग समीकरण दे रखा है, वेग समीकरण R दे रखा है कि H2 की घात है 1, O2 की घात है 1/2 और आपसे पूछा है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। क्या पूछा, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, घातांकों का योग, 1 + 1/2 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1:1/2, और 1:1/2 को अगर आप सम्मिश्र, ये मिश्र संख्या है, 2 1 2, 2 + 1 कितना हुआ 3, आंसर आपका कितना हो जाएगा 3/2। तो अभिक्रिया की कोटि आपकी कितनी आ जाएगी, अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी 3/2। देखो कहाँ है 2, 1/2, ये रहा हमारा 3/2, ये हमारा रहा क्या 3/2 रहा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, काफी इजी था। नेक्स्ट चले आगे बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, होप सो आपको दिख पा रहा होगा। आपके पास में है एक अभिक्रिया है 2A + B और वो क्या दे रही है, उत्पाद दे रही है। ठीक है, चले आगे देखें और क्या इसमें दिया हुआ है। हमें ये दिया है कि एक अभिकारक A के सापेक्ष कोटि, मतलब A की कोटि आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 2, और B के सापेक्ष कोटि आपको दे रखी है -1। ठीक है, अभिक्रिया का क्या निकालना है, वेग समीकरण। वेग समीकरण क्या कहता है, के, वेग समीकरण क्या होता है, आर समानुपाती होता है ए की पावर जो भी है और बी की पावर यही हमारा वेग समीकरण है। लिखो आर बराबर, समानुपाती का साइन हटा दोगे तो क्या आ जाएगा के। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हो गया। कि सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या हुआ कि अभिक्रिया का हमने क्या लिखा, वेग समीकरण लिख दिया, बराबर है। वेग समीकरण होने के बाद सॉल्यूशन नंबर 2 आपसे क्या पूछा, हमने इतने क्वेश्चन कर दिए, बताओ बताओ। देखो अभिक्रिया की कोटि पूछी, क्या पूछी, कोटि। कोटि क्या होता है, घातांकों का योग होता है। कोटि क्या होता है, घातांकों का योग होता है। तो मैं 2 में -1 जोड़ दूंगी तो मेरे पास अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी 1। इसका मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चलो फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया कि अगर अभिकारक A की सांद्रता को मैं दुगुना कर दूं तो अभिकारक अभिक्रिया के वेग पे क्या फर्क। कि हमने ये क्वेश्चन पूछा कि यहाँ तक तो कंप्लीट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्वेश्चन ये पूछ लिया
कि ए की सांद्रता को मैं डबल कर दूं तो वेग पे क्या प्रभाव। अब आपने ये तो पढ़ रखा है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पे अभिक्रिया के वेग में बढ़ोतरी होती है, लेकिन कितनी होगी यहाँ पे ये पूछा गया है। चले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें एक इक्वेशन बनाते हैं। पहले इक्वेशन हमने बनाई आर के ए की पावर हो गई हमारे पास में 2 और बी की पावर हो गई हमारी -1। ये तो हमारा वेग समीकरण है, ये हमारा क्या है, वेग समीकरण है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या बोला कि अभिक्रिया ए की सांद्रता को डबल करना है, तो आर बराबर हो गया के तो एज इट इज, ये क्या है ब्रैकेट के अंदर जो ए है ये क्या, ए की सांद्रता, इसी को डबल करना है, तो हमने इसको लिख लिया 2a और ये हो गया स्क्वायर। बी की पावर को हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज से। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेग क्या होगा, वेग पे क्या फर्क पड़ेगा। चले करते हैं, हम एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 2 को भाग लगा देते हैं किस, समीकरण 1 से। अगर हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो r बराबर के 2a की पावर 2, इसको हम r डैश ले लेते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, 2a की स्क्वायर और b की पावर है -1, ये समीकरण नंबर 2 थी, डिवाइड बाय r डैश के a की पावर 2 और b की पावर -, देखो कट जाएगा, क्या कटेगा, b की पावर -1 से b की पावर -1 कैंसिल, k से k कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा है वो लिख लो, देखो a 2a की होल स्क्वायर है, 2a का क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने इसको लिख दिया, हम इसको क्या लिख रहे हैं, इसको हमने लिखा 2 का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर बाहर हो गया, अपॉन में चल रहा है a की सांद्रता, a की सांद्रता से a की सांद्रता हमारी क्या हो गई, कट गई। अब बताओ क्या बचा, हमारे पास बचा r अपॉन r डैश, क्या बचा, r अपॉन r डैश बराबर 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा r डैश है, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो r तो क्या था, पहली अभिक्रिया का वेग था, r डैश क्या था, जब सांद्रता को दुगुना करने पे अभिक्रिया का वेग था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4r डैश। इसका मतलब कि अभिक्रिया का जो वेग है, क्या, अभिक्रिया का जो वेग है ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपसे ऑप्शनल भी ये क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न में भी पूछा जा सकता है कि कोई रिएक्शन दे दी और हमसे पूछे कि बताओ अभिक्रिया एक का अभिकारक ए की सांद्रता को डबल करो तो वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये चीज हमने कर ली। चले नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं। अब ये आप ट्राई करना, यदि अभिकारक B की सांद्रता को आधा कर दो तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो B अपॉन क्या हो जाएगा, B/2 हो जाएगा, और उसी रिएक्शन को आप सॉल्व करना, ट्राई करना क्या आता है। चले नेक्स्ट हमें क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, ये देखो जैसे अभी हमने किया था सेम क्वेश्चन है, इसमें हमने ऑप्शनल पैटर्न में बात की, एमसीक्यू पैटर्न में हमने बात की, हमें दिया है कि कोई रिएक्शन A और B हमें उत्पाद दे रही है और जो हमारा अभिकारक है उसकी कोटि A के संदर्भ में है 2 और B के संदर्भ में है 3, तो हमें क्या लिखना है, अभिक्रिया की सांद्रता को दुगुनी करने पर वेग क्या होगा। तो R बराबर हमने ले लिया A के संदर्भ में कोटि कितनी है, बोलो A के संदर्भ में कोटि है 2, तो A की पावर हो गई 2, और B के संदर्भ में कोटि कितनी है 3 है, तो पावर कितनी हो गई, B 3 हो गई। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि A और B की सांद्रता को हम डबल कर दे, दोनों की सांद्रता को हमने डबल करना है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो R डैश बराबर A की पावर, इसकी को आप डबल कर रहे हो तो 2a का स्क्वायर और b को डबल कर रहे हो तो ये हो गया 2b का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि बताओ वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 2 डिवाइड बाय कर देते हैं समीकरण 1, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो 2 डिवाइड बाय 1 करोगे तो r डैश बराबर, ठीक है, r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2a का पावर 2 और 2b की पावर हो गई 3, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा a की पावर 2 और b की पावर क्या हो जाएगी 3। अब देखो नॉर्मल चीज में तो ये केस कटना नहीं है, नॉर्मल तो ये कटना नहीं है,
तो आप इसको खोलो, आप इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो आप क्या पाओगे, हम ओपन करेंगे तो इसको 2a की होल पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और a का, और अगर 3b है, सॉरी 2b की पावर है, 2b की पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2b की पावर 3 है तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और b की होल पावर कितनी हो जाएगी 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लिखने चले लिखते हैं, अगर हम लिखें r डैश अपॉन r इज इक्वल टू, ये इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और b का क्यूब, अपॉन में चलने दें a का स्क्वायर और b का क्यूब, तो b के क्यूब से, तो b के क्यूब से b का क्यूब कट गया, a के स्क्वायर से a का स्क्वायर कट गया, बताओ क्या बचा, हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में बचा 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 2 इंटू 2, हमारे पास बचा 2 का क्यूब तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, बस नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, इधर है r डैश अपॉन क्या है चल रहा है, r चल रहा है, चलो बताओ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, तो r डैश अपॉन r बराबर 32, तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 32r। तो बताओ कि जो अभिक्रिया है ये कितनी गुनी हो गई, अभिक्रिया 32 गुनी हो गई। देखो ऑप्शन में क्या है, ये कह रहा है 2 गुना हो जाना, 3 गुना हो जाना, 16 गुना हो जाना और लास्ट हमारा क्या आंसर है 32 गुना हो जाना, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी 32 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी 32 गुना हो जाएगी। तो ये हमारे थे आज के क्वेश्चन सारे के सारे, हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ से बहुत पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, हमें इक्वेशन 1 को मानना है, इक्वेशन 2 को हमें जो हमें कह रहा है उसके अनुसार हमें डबल करना है, हाफ करना है, ये हम करेंगे। इक्वेशंस को आप बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद आप डिवाइड करो, डायरेक्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा, तो कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बार वापस मिलते हैं अगली वीडियो में। जारी रखिए हमारे साथ में पढ़ाई, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को अच्छे से, ताकि बहुत सारे बच्चों को क्या है ये वीडियो मिल पाए। थैंक यू।